आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, यानी कि ऑर्चर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है और ऑर्चर्ड का लेआउट कैसे बनाते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर बड़ा होगा तो इसमें सिर्फ हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे और फिर दूसरा वीडियो हम बनाकर डालेंगे, दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड के, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, वैसे ये दोनों एक साथ क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि एक दोनों से को रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग से पहले हम एक लाइन पढ़ना चाहिए हम लोगों को, वो जानना चाहिए कि ऑर्चर्ड इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इस लाइन से हमें क्या पता चलता है, इस लाइन में एक बात छिपी हुई है, वो क्या है कि ऑर्चर्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है किसान के लिए। क्यों? क्योंकि जो फ्रूट क्रॉप्स होते हैं उन्हीं का ऑर्चर्ड लगता है, और जो फ्रूट क्रॉप्स होते हैं वो पेरिनियल नेचर के होते हैं, यानी उनकी जो लाइफ होती है, उनकी लाइफ साइकिल, उनकी जो एज होती है पूरी कंप्लीटली अगर देखा जाए तो 5 साल से ऊपर ही होती है। 5 साल से लेके 30 साल, 40 साल, 50 साल ऐसे होते हैं फ्रूट्स की एज। ठीक है, फ्रूट ट्रीज। तो इसलिए ये कहा गया ऑर्चर्ड इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये प्लानिंग पढ़ाने से पहले मैंने इस लाइन को क्यों बताया, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग में हम करते क्या है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि हमारा ऑर्चर्ड किस तरीके से लगेगा, कहां पर लगेगा, वहां की सॉइल कैसी होगी, वहां का क्लाइमेट कैसे होगा, उस ऑर्चर्ड के पास किस किस चीज की अवेलेबिलिटी है, वहां पर रेनफॉल कितनी है, वहां की सॉइल का पीएच कितना है, ये सब जानेंगे। उसके बाद लेबर की बात करेंगे कि लेबर अवेलेबल है कि नहीं है, मार्केट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें इसके प्लानिंग के ही अंतर्गत में आती हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब अगर हम ब्रॉड टर्म में बात करें तो प्लानिंग के लिए कुछ चीजें बहुत ही नेसेसरी हैं, उसको आप जान लीजिए। ठीक है, तो प्लानिंग डील्स विथ ऑल aspects of orchard, like fencing, roads, tube wells, buildings and location। ठीक है, तो प्लानिंग किन किन चीजों पे डील करता है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे वो डील करता है कि फेंसिंग कहाँ लगानी, रोड कैसा होगा, ट्यूबवेल कहाँ होगा, बिल्डिंग कैसी बनानी, कहाँ पे बनानी है और वहाँ का लोकेशन कैसा है। ये सारी चीजें प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो जनरली 10% एरिया जो होता है, इन सब चीजों के लिए 10% एरिया एलोकेटेड होता है ऑर्चर्ड में। किन किन चीजों के लिए? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए, इन सबको मिलाकर कुल मिलाकर 10% एरिया जो ऑर्चर्ड का होता है वो दे दिया जाता है इस पूरे एस्पेक्ट को। कौन कौन सा? जैसे फेंसिंग हो गया, रोड्स हो गया, ट्यूबवेल्स, बिल्डिंग्स एंड लोकेशंस, इन सारी चीजों को दे दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर जानने की आवश्यकता है कि जो भी फार्म बिल्डिंग्स होंगी, मेन जो फार्म बिल्डिंग होगी वो कहां पर होगी? सेंटर ऑफ द ऑर्चर्ड। ठीक है, वो कहां पर होगी? सेंटर ऑफ द ऑर्चर्ड। जब भी हम फार्म बिल्डिंग वहां पे बनाएंगे वो ऑर्चर्ड के सेंटर में बनाएंगे। इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि मान लीजिए ये इतना बड़ा मेरा ऑर्चर्ड का एरिया है। ठीक है, अगर मैं बिल्डिंग यहां पे बनाता हूं, ठीक है, तो यहाँ का जो चीज़ है उसको मुझे हार्वेस्ट करके यहाँ लाने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, और इक्विपमेंट्स जो होते हैं लाइक कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया, स्प्रेइंग करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से लेके फिर यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, बाई चांस अगर हमने जो रूल्स है इसके
अगर मैं सेंटर में बिल्डिंग को बनाता हूं तो यहां से हम इजीली इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। इसलिए बिल्डिंग्स को हमेशा जो ऑर्चर्ड होता है उसमें सेंटर में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जानने की आवश्यकता है। फिर इसमें आता है पैक हाउस बनाना है, ठीक। पैकिंग हाउस भी बनानी पड़ती है। पैकिंग हाउस क्यों? क्योंकि जो भी हमारा प्रोड्यूस फ्रूट यील्ड होगा, प्रोडक्शन होगा, उसको तो पैक करके ही मार्केट हम भेजेंगे। नहीं मार्केट मान लो पास का मार्केट है तो हमें फिर भी छोटे छोटे टोकरियों में ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ करना होगा ना, तो ये सारी चीजें पैकिंग हाउस में भी हम कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमें करनी पड़ती है फेंसिंग। अगर मान लो ऑर्चर्ड लगाओगे तो फेंसिंग की आवश्यकता तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर फेंसिंग नहीं करोगे तो क्या पता कुछ जानवर होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वो आकर आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर दे, ठीक है। इनिशियल स्टेज में क्या है कि प्लांट्स ग्रो करना होता है, उनको एक अच्छा कैनोपी स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाना होता है। तो अगर हम फेंसिंग नहीं करेंगे तो ये एनिमल्स आएंगे, ठीक है, ये एनिमल्स आएंगे, यहाँ पे हमारा पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, एनिमल्स एंट्री करेंगे और ये सारे पेड़ खा जाएंगे, इनकी ग्रोथ खराब हो जाएगी। हम जैसा डिजायर्ड शेप चाहते हैं प्लांट से, मान लो हाई डेंसिटी प्लांटिंग करोगे तो उसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हम जैसा ट्रेन करेंगे वो वैसा ना होकर किसी और शेप में हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसको खाएगा तो वहां से ब्रांच कट जाएगी और फिर नई ब्रांच जो आएगी वो इधर उधर जाएगी, ठीक है। तो ये डिजायर्ड शेप नहीं मिल पाएगा और फसल की पूरी क्वालिटी बर्बाद हो सकती है। कैसे? इनिशियल स्टेज में जैसे 5 to 6 ईयर्स एज में जो प्लांट्स होते हैं कुछ, वो फ्रूट प्रोड्यूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हम एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड प्लांट्स मटेरियल यूज करते हैं प्लांटिंग के लिए, तो वो अर्ली एज में ही फ्रूटिंग देने लगती है, ठीक है, 3 से 4 साल में देने लगते हैं। तो कमर्शियल प्रोडक्शन लेकिन 6 साल के बाद ही आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फेंसिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब फेंसिंग भी 2 प्रकार की होती है, ये भी जान लेना। फेंसिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो परमानेंट फेंसिंग होती है, ठीक, और दूसरा कैसी होती है? टेम्पोरेरी, ठीक है। टेम्पोरेरी में हम क्या करते हैं, किसी भी लाइव फेंसिंग कर देते हैं, लाइक करौंदा, ठीक है। करौंदा को क्या बोलते हैं? कैरिसा कैरेंडस, कैरिसा कैरेंडस, ठीक है। और परमानेंट में हम क्या करते हैं, पोल्स को लगाकर वायर लगाते हैं, ठीक है। अब वायर में कौन सा वायर होता है? एक जो कांटे वाली वायर होती है, ठीक है, बार्ब्ड वायर बोलते हैं उसको, उसको लाकर हम लगाते हैं ताकि कोई भी जंगली जानवर अंदर ना आ पाए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये सारे कंपोनेंट्स हो गए, इसके बाद हम और क्या लगाते हैं, ऊपर से देखते हैं। ठीक, अब देखो इसके बाद हमें विंड ब्रेक्स की भी लगाने की आवश्यकता पड़ती है। विंड ब्रेक्स, विंड ब्रेक्स क्यों लगाते हैं? देखो, जब प्लांट्स फ्रूटिंग स्टेज में आते हैं यानी बेयरिंग स्टेज में आते हैं तो कहां से स्टार्टिंग होती है? स्टार्टिंग होती है फ्लावरिंग से, ठीक है। तो फ्लावरिंग के टाइम में अगर कहीं ज्यादा तेज हवा का झोंका आया या आंधी तूफान आया तो सारे फ्लावर्स गिरा देगी। अगर फ्लावर्स गिरी तो इसका मतलब है हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट डेवलप होता है। अगर फ्लावर ही इनिशियल स्टेज पे गिर जाएंगे तो उससे फ्रूट बनने की चांस कम होगी, ठीक है। और वैसे भी प्लांट की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो उससे अधिक प्रोडक्शन नहीं दे सकता। तो अगर पहले से ही वो फ्रूट गिर जाएंगे तो उसके बाद प्लांट्स अपने जो भी फ्रूट लगते हैं उसके बाद भी कुछ फ्रूट ड्रॉप कर देता है, तो वो बाद में ड्रॉप होंगे तो और इससे हमारा प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करते हैं, टाल ट्रीज आर प्लांटेड अराउंड द ऑर्चर्ड, ठीक है।
जो भी अराउंड द ऑर्चर्ड बाउंड्री या फिर अराउंड द बाउंड्री ऑफ ऑर्चर्ड कर सकते हो। ठीक है, ये लंबे पेड़ जो होते हैं वो जो तेज हवा के झोंके आते हैं उनको बचाते हैं, गर्म हवा से भी बचाते हैं। विंड ब्रेक्स के लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो क्या होता है कि हाई विंड वेलोसिटी से बचाता है। ठीक है, हाई विंड वेलोसिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है, हाई विंड वेलोसिटी को रिड्यूस करता है। दूसरा, कंजर्व मॉइस्चर। अब ये कैसे कंजर्व मॉइस्चर करता है, जो हॉट विंड आती है, देखो ये मेरा ऑर्चर्ड हो गया। ठीक है, अब इसके साइड में हमने ये प्लांट लगा दिए यानी विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स प्लांट्स भी कुछ स्पेसिफिक होते हैं, उन्हीं को हम यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये काफी लंबे होते हैं, इनकी हाइट काफी ज्यादा ही होती है। तो ये एक तरीके से हमारे पूरे ऑर्चर्ड को घेरे होते हैं। जब भी इधर से हाई विंड वेलोसिटी आती है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर भी हाई होता है, तो ये कहीं ना कहीं पेड़ इसको रोकता है और उससे क्या होता है कि मॉइस्चर भी कंजर्व होता है। यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हैं इनको उन हाई टेम्परेचर वाली विंड से भी बचाने की कोशिश करता है, जिससे मॉइस्चर कंजर्व रहता है। ठीक है, और तीसरी, प्लांटेड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऑर्चर्ड के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इस विंड ब्रेक्स को हम प्लांट करते हैं, प्लांटिंग इसकी करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई बच्चों प्लानिंग में, ये तो उसके जनरल थे। अब हम इसमें और भी चीजें आती हैं, उसको भी देखेंगे कि प्लानिंग में और क्या क्या चीजें आती हैं। ये तो कॉमन चीज थी। ठीक है, इसको आपको लिखना है बढ़िया तरीके से, बना बना के लिखना है। उसके बाद अभी मैं आपको जो अब बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्लानिंग के ही अंतर्गत आती है कि इसको हम प्लानिंग करके कैसे लगाएं और इसका पर्पज क्या होता है लगाने का। तो ये सारी चीजें थी, इसको मैंने आपको बता दिया है। आप इसको देखिएगा आराम से, नोट्स भी बनाते जाइएगा। ठीक है, तो बच्चों प्लानिंग में और आता है। अब देखो प्लानिंग का मेन हिस्सा स्टार्ट होता है यहां से। पहला क्या होता है, लोकेशन। ठीक, दूसरा क्या होता है, साइट। तीसरा क्या होता है, सॉइल। फोर्थ क्या होता है, क्लाइमेट। ठीक, ये चार चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो लोकेशन में हमें एक सिचुएशन पता चलती है वेल नोन स्पेस की। लोकेशन इज द, इट इज ए सिचुएशन ऑफ वेल नोन प्लेस। ठीक है, अब मान लो लोकेशन क्या है, लोकेशन जैसे मान लो मैं झांसी में हूं तो ये लोकेशन हो गया, मैं झांसी में हूं, तो ये एक सिचुएशन है, हम जिस प्लेस को जानते हैं। फिर आता है साइट। साइट क्या है, साइट इज द, इट इज द एक्चुअल प्लेस, एक्चुअल प्लेस वेयर ऑर्चर्डिंग इज टू बी प्रैक्टिस्ड। ठीक, तो साइट क्या है कि वो एक्चुअल प्लेस है। मान लो जैसे ये मान लो कोई एरिया है। ठीक है, ये हो गया लोकेशन। ठीक, अब मुझे इस एरिया में लगाना है, ये हमारा साइट हो जाएगा। ठीक है, तो लोकेशन एक ब्रॉडर टर्म है, साइट क्या है कि उसी का एक हिस्सा है जहां पर हमें ऑर्चर्ड लगाना है। ठीक है, तो साइट हो गया, इट इज द एक्चुअल प्लेस वेयर ऑर्चर्डिंग इज टू बी प्रैक्टिस्ड। ठीक है, फिर आता है बच्चों सॉइल। सॉइल में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि पहली चीज तो ड्रेनेज फैसिलिटीज, ड्रेनेज फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा
सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस, इसका फर्टिलिटी स्टेटस कैसा है, हाईली फर्टाइल है या नहीं है। तीसरा ये देखेंगे कि इसका पीएच कैसा है। ठीक है, जनरली हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं जो डिफरेंट रेंज के पीएच को प्रिफर करते हैं, तो हमें जो प्लांट लगाना है उसके अकॉर्डिंग हम उस पीएच को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो है उसमें सब सॉइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब सॉइल क्या होता है, एक हार्ड पैन ऑफ सॉइल होती है सॉइल के लगभग कुछ फीट की गहराई में, तो ये सब सॉइल हार्ड पैन होती है ना। अगर हम इनिशियल स्टेज में इसको पता करके नहीं लगाएंगे ऑर्चर्ड, तो वहां पर जो रूट है, जो बेसिक रूट, जो मेन रूट सपोर्ट के लिए नीचे जाती है, वो नहीं जा पाएगी और इस सब सॉइल के कारण वो ऊपर ही रह जाएगी, तो हमारा प्लांट बहुत ही कमजोर होगा। और दूसरी बात, जब हाई विंड वेलोसिटी में आएगा तो ये प्लांट गिर जाएगा, तो इसलिए सब सॉइल का पता लगाना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और तीसरा चीज़, एक चीज़ और ज़रूरी है इसमें सॉइल में कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी सॉइल में। देखो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों, क्योंकि जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। अगर वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो अच्छा सॉइल नहीं माना जाएगा फ्रूट प्लांट के लिए। अब बच्चों बात आती है क्लाइमेट की। ठीक है, अब क्लाइमेट के हिसाब से हमने फ्रूट को क्लासिफाई कर दिया है। पहला क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दूसरा है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और तीसरा क्या है, टेम्परेट। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्लाइमेटिक रीजन हमें जो फ्रूट चूज करना है उस क्लाइमेट में ही हम ले जाएंगे। जैसे मान लो टेम्परेट जोन की फ्रूट्स है तो उसको हम ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में नहीं लगाएंगे। बट अब कुछ वैरायटीज ऐसी आती हैं जो टेम्परेट जोन में होती हैं, वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो हो सकती हैं। जैसे एप्पल एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि एप्पल को पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यानी ठंड प्रदेशों में ही उगाया जाता था, लेकिन आजकल क्या है कि ये जो एप्पल है उसको हम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि कुछ वैरायटीज ऐसी डेवलप हो चुकी हैं जो जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्लानिंग के थ्रू देखना है। आपने जितना चीजें मैंने बताया है उन सारी चीजों को एक व्यवस्थित ढंग से लिखकर आप एग्जाम में आएंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हो गई प्लानिंग से रिलेटेड। प्लानिंग में ही एक चीज और आती है, लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड। ठीक है, वो प्लानिंग का ही हिस्सा है, लेकिन ये काफी ब्रॉड होता है, इसलिए हम इसको दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। बट आप जब कभी भी लिखिएगा कम से कम इतना तो लिख दीजिएगा, प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड। लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड में हम एक प्लांटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसमें हम प्लांटिंग करते हैं पौधों को उसी के अकॉर्डिंग। लाइक स्क्वायर सिस्टम है, रेक्टेंगुलर सिस्टम है, हेक्सागोनल सिस्टम है, क्विंकंस सिस्टम है, कंटूर सिस्टम है। तो ये अकॉर्डिंग टू रीजन और अकॉर्डिंग टू एडाप्टेबिलिटी ऑफ सॉइल उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है कि कौन सा सिस्टम कहाँ के लिए बेस्ट है और किस फ्रूट के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड में आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है प्लानिंग की डिफिनेशन से कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग में आप वही लिख सकते हैं, प्लानिंग डील्स विद द ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्चर्ड लाइक ट्यूबवेल्स, रोड्स, पाथ्स, बिल्डिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर थिंग्स लाइक पैकिंग हाउस, स्टोरेज हाउस। ये सारी चीजों को लेकर ही प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग में कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स के लिए कितनी एरिया डिवोटेड होती है, टोटल 10% एरिया। ठीक है, उसके बाद हम विंड नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ ऑर्चर्ड में लगाई जाती है, ऑर्चर्ड के नॉर्थ वेस्ट साइड में लगाई जाती है। फिर फेंसिंग करने की आवश्यकता है, फेंसिंग भी की जाती है। और ट्यूबवेल्स लगानी है तो ट्यूबवेल लगा सकते हो क्योंकि सिंचाई करनी होगी। पैकिंग हाउस, स्टोरेज हाउस, ये सब चीजें आती हैं।
आप चाहे यहां से स्टार्ट करो, पहला लोकेशन, साइट, सॉइल, क्लाइमेट, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड प्लानिंग ऑफ ऑर्चर्ड, तो उसमें आप वो सब लिख सकते हो। वैसे जितना मैंने बताया आपको उतना ही लिख कर आएंगे, बढ़िया नंबर मिलेगा। चलो बच्चों ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चाहे जो बीएससी एजी के बच्चे हों या बीएससी हॉर्टिकल्चर के बच्चे हों, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, क्योंकि उनमें एक कोर्स है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो उसके तहत ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, फिगर के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में।